Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about analysis of direct benefit transfer schemes for farmers. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 agriculture issues point of view. सबसे पहले ब्रीफली ज़रा देख लेते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर या फार्म सब्सिडीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। मान लीजिए कभी सवाल आ जाता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ पे, तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ पॉइंट्स तो लिखने होंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपके काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर is a responsibility of the state mandated by the constitution as per DPSP part 4 of the constitution. आपको आर्टिकल 48 याद आना चाहिए of the Indian Constitution that gives the responsibility to the states to organize agriculture on modern lines. तो एग्रीकल्चर का अगर डेवलपमेंट कराना है तो फार्मर्स को सपोर्ट तो करना ही होगा। उसके अलावा फार्म सब्सिडी हेल्प्स इन पॉवर्टी एलिविएशन। As per Food and Agriculture Organization, 70% of rural households primarily depends on agriculture for their livelihood. और भारत में ज़्यादातर गरीबी रूरल एरियाज़ में ही है, और रूरल एरियाज़ में जो प्राइम एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो है एग्रीकल्चर। तो इस कारण से आप मान सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जाए भारत सरकार द्वारा तो इससे पॉवर्टी एलिविएशन में मदद मिलेगी। इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप ऑक्सफैम रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट जनरली टॉक अबाउट इनइक्वालिटी प्रिवेलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट 2020 के हिसाब से हमारे देश के जो टॉप 10% रिच लोग हैं, दे आर होल्डिंग 72% ऑफ वेल्थ। तो इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है और उसमें भी गरीबी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए फार्म सब्सिडी या एग्रीकल्चर सब्सिडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो सब्सिडी दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अगर फार्मर्स के हाथ में पैसा आएगा तो फार्मर उससे बेहतर क्वालिटी के इनपुट्स जैसे कि सीड या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ेगी और पूरे देश भर में फूड सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम इट विल हेल्प इन ऑगमेंटिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स, जो भारत सरकार का एक इम्पॉर्टेंट गोल भी है, डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022 with respect to 2015 in real terms. And overall agriculture subsidy will motivate farmers to continue farming. क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो रूरल एरिया में रहने वाले यूथ हैं, दे आर स्लोली गेटिंग डीमोटिवेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो फिर अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे स्लम्स में रह रहे हैं। तो इससे दो प्रॉब्लम हो रही है, एग्रीकल्चर में यूथ की कमी हो रही है, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि रूरल एरिया में अब ओल्ड एज पीपल या फिर वीमेन आर इंगेजिंग इनटू एग्रीकल्चर, जबकि जो यूथ मेल यूथ है वो अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहा है। तो रूरल एरियाज़ में ये प्रॉब्लम हो रही है, और अर्बन एरियाज़ में फिर कंजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, राइज ऑफ स्लम का प्रॉब्लम हो रहा है। तो डबल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अर्बन एरिया में प्रेशर बढ़ता जा रहा है और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में कमी होते जा रही है मेल यूथ पार्टिसिपेशन की। तो अगर फार्म सब्सिडी मिलेगा तो इट विल कीप ऑन मोटिवेटिंग द फार्मर्स, स्पेशली द यूथ, मेल यूथ, टू एंगेज इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब अगर सब्सिडी देखा जाए, सब्सिडी तो आई होप आप समझती ही हैं, जो सरकार देती है अलग अलग सेगमेंट में किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन या कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो एग्रीकल्चर में अगर सब्सिडी देखी जाए तो बेसिकली दो तरीके की है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। समझते हैं डायरेक्ट सब्सिडी मतलब सीधा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाए। तो डायरेक्ट सब्सिडी को हम लोग नाम दे सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो अलग अलग फील्ड में होता है। फॉर एग्जांपल पहल स्कीम चलाया जाता है फॉर एलपीजी सब्सिडी, वैसे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फार्मर्स के लिए दिया जाता है अंडर ए स्कीम जिसका नाम है पीएम किसान स्कीम। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये तो भारत सरकार चलाती है पीएम किसान स्कीम, जिसमें सीधा सीधा किसानों के अकाउंट में पैसा जमा किया जाता है। पीएम किसान स्कीम के बारे में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा अगले स्लाइड में। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस तरीके के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम चला रहे हैं फार्मर्स के लिए, जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट चला रही है इनफैक्ट रोयतु बंधु स्कीम,
आंध्र प्रदेश सरकार चला रही है ये YSR रोयतु भरोसा स्कीम। तो ये तो क्या डायरेक्ट स्कीम जिसमें फार्मर्स के अकाउंट में सीधा सीधा पैसा डाल दिया जाता है। फिर कुछ इनडायरेक्ट स्कीम्स भी हैं जिसमें सीधा पैसा नहीं दिया जाता है बट इनडायरेक्टली फार्मर्स की मदद की जाती है। अब इनडायरेक्ट स्कीम दो तरीके की हैं। सब्सिडी ऑन इनपुट्स, तो खेती करने के लिए जो भी इनपुट चाहिए जैसे कि फर्टिलाइज़र, पावर या फिर वाटर फॉर इरिगेशन, इसको सस्ते दामों पे अगर फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाए तो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, और उसमें भी इट विल बी अ टाइप ऑफ सब्सिडी ऑन इनपुट। जबकि इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी देने का एक और तरीका है प्रोक्योरमेंट ऑफ द आउटपुट। प्रोक्योरमेंट ऑफ द आउटपुट का एग्जाम्पल हो सकता है MSP। MSP आपको पता होगा कि एक फिक्स्ड प्राइस भारत सरकार अनाउंस कर देती है फॉर अबाउट 23 to 26 क्रॉप्स ड्यूरिंग द सोइंग सीजन इटसेल्फ, कि अगर मार्केट में कोई भी नहीं खरीदता है फार्मर्स के इस क्रॉप को तो भारत सरकार की एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद लेगी एट ए फिक्स्ड प्राइस जिसका नाम है MSP। तो MSP इन अ वे गिव्स प्राइस गारंटी टू द फार्मर्स, और यू में से प्राइस इंश्योरेंस टू द फार्मर्स। बट ये दोनों ही तरह के जो एग्जाम्पल हैं, MSP हो गया या सस्ते दामों पे फर्टिलाइजर हो गया, इट इज़ एन इनडायरेक्ट सब्सिडी। सीधा सीधा तो पैसा अकाउंट में आ नहीं रहा है फार्मर्स के, जबकि सीधा सीधा पैसा PM किसान स्कीम के अंतर्गत आता है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्कीम। ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, ये डायरेक्ट स्कीम के क्या फ़ायदे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के क्या फ़ायदे हैं ओवर इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र और इनडायरेक्ट सब्सिडी, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो आपका इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक दिया हुआ है ना, एग्रीकल्चर एंड इट्स इशूज़, उस सेगमेंट को काफ़ी डिटेल तरीके से मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। देखते हैं। तो PM किसान स्कीम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। एक बार PM किसान स्कीम के बारे में देख लेते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपये दिए जाएंगे फार्मर्स को इन 1 ईयर, लेकिन ये 6,000 रुपये एक बार में नहीं दिए जाएंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे 4-4 महीने के अंतराल पे। तो यानी कि 2-2 हज़ार रुपये का 3 इंस्टॉलमेंट साल भर में दिया जाएगा फार्मर्स को थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड। तो यानी कि फार्मर्स के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने पे जमा कराए जाएंगे। तो पूरे साल भर में 6,000 रुपये जमा करा दिए गए। जब इस स्कीम को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इंक्लूड किया गया था, मतलब वो फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है। लेकिन बाद में इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल फार्मर्स हु आर हैविंग एनी साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भी है तो भी उन फार्मर्स को इंक्लूड कर लिया गया इन PM किसान। अगर फंडिंग की बात की जाए तो PM किसान स्कीम इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब ये स्कीम पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा फंड की जाएगी, 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। MSP की बात की जाए तो विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट प्राइस और सपोर्ट स्कीम फॉर द फार्मर्स। तो MSP जैसा कि मैंने आपको बताया इज़ द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। MSP सोइंग सीजन में ही जब फार्मर अपनी फसल के लिए बीज लगा रहे होते हैं उसी वक्त MSP अनाउंस कर दिया जाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जब फार्मर्स अपनी खेती में करने के लिए सीड लगा रहे हैं उसी टाइम मान लीजिए सरकार ने अनाउंस कर दिया कि आप जो भी ये क्रॉप A लगा रहे हैं, वट एवर क्रॉप दे आर पुटिंग इनटू, इसको हम खरीद लेंगे 50 रुपये पर kg पे। मीन्स ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम तो खरीद ही लेंगे। अब फार्मर का जब ये क्रॉप तैयार हो जाता है उसके बाद फार्मर के पास 2 ऑप्शन है, वो मार्केट में बेचने जाए अपने क्रॉप को, और अगर उसको मार्केट में 50 रुपये से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है तो मार्केट में बेचेगा अपने क्रॉप को, लेकिन अगर कम मिलता है तो फिर वो MSP पे भारत सरकार को बेच देगा। दिस इज़ हाउ फार्मर्स गेट ए गारंटी ऑफ द प्राइस। सो दिस इज़ हाउ दिस MSP इज अ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम। MSP कौन से क्रॉप के लिए कितना होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो MSP को और अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप 24 फरवरी 2020 का न्यूज़पेपर एनालिसिस एक बार जाकर के देख सकते हैं। MSP के बारे में मैं अगर और बताऊं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज़ अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट गवर्नमेंट कंसिडर्ड हैज़ रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स। तो सरकार को लगता है कि इतना तो कम से कम क्रॉप के लिए मिलना ही चाहिए, तो वो फिर MSP के तौर पर सरकार अनाउंस कर देती है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वीट हो या पैडी हो, उस पर क्या MSP चल रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कब इंट्रोड्यूस किया गया, उसके लिए मैंने ये दे रखा है। देखिए 2020-21 में वीट पे MSP चल रहा है
1975 रुपीज़ पर टन पर क्विंटल, और पैडी पे 1868 पर क्विंटल। ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट से थोड़ा ज़्यादा ही चलता है एंड फार्मर्स गेट रेम्यूनरेटिव इनकम फ्रॉम एमएसपी। एमएसपी पहली बार लाया गया था 1966-67 में। उस टाइम में देखिए कितना कम हुआ करता था, स्टार्टिंग में 54 रुपीज़ पर क्विंटल, आज बढ़कर कितना ज़्यादा हो गया। ऑफ कोर्स इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एमएसपी कैसे फिक्स किया जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कमिटी है जिसका नाम है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP रेकमेंड करती है लगभग 23 क्रॉप्स के लिए क्या प्राइस होना चाहिए टू कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और बाद में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करती है द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय दिस कमीशन, जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये नॉर्मली जो हर क्रॉप के लिए MSP प्रपोज करती है, दैट इज़ अबाउट 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फार्मर को मान लीजिए कोई भी क्रॉप उगाने में 30 रुपये खर्च हुए हैं, अंदाज़ा लगाया गया इस कमीशन द्वारा, तो कम से कम 1.5 टाइम्स यानी कि 45 रुपीज़ पर केजी वो प्राइस रेकमेंड करते हैं। ये जो 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन MSP के लिए होने का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ जनरली टेकन अप बाय कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंडेशन दिया था MS स्वामीनाथन कमेटी ने। तो MS स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई, उसने कहा कि 1.5 टाइम्स तो कम से कम MSP मिलना ही चाहिए, उसको ही फॉलो करते हैं CACP, और उसके बेसिस पे वो MSP रेकमेंड करते हैं टू द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अब आते हैं एनालिसिस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है, ये डायरेक्ट फार्म सब्सिडी के क्या फ़ायदे हैं इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी के ऊपर, वो डिस्कस किया गया इस एनालिसिस में, जो इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो ज़रा देखते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि डायरेक्ट फार्म सब्सिडी इज अ बेटर वे ऑफ गिविंग सब्सिडी टू द फार्मर। जो भी इनडायरेक्ट सब्सिडी है, चाहे वो फर्टिलाइज़र, पावर या वाटर को सस्ते दामों पे प्रोवाइड करना हो या MSP हो, उसमें बहुत ज़्यादा मनी का वेस्टेज होता है, काफ़ी सारे लॉसेस हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। और इस कारण से कई सारे इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि भारत सरकार को धीरे धीरे हर तरह के इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी बंद कर देने चाहिए, चाहे वो MSP हो या चाहे वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी, और धीरे धीरे सरकार को सीधा सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए, डायरेक्ट फार्म सब्सिडी करना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं डायरेक्ट फार्म सब्सिडी के? तो इट विल ऑगमेंट द परचेजिंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द फार्मर। सीधा सीधा अकाउंट में पैसा आएगा फार्मर्स के, तो वो अपने हिसाब से फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से सीड खरीद सकते हैं, अपने खेतों में अपनी खेत की ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। अभी कैसा है कि किसी फार्मर को लगता है कि उसके खेत में नाइट्रोजन अच्छा खासा है, तो उसको यूरिया फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी भारत सरकार यूरिया फर्टिलाइज़र सस्ते दामों पे अवेलेबल करा रही है, तो वो यूरिया का इस्तेमाल करते जाता है, एंड दैट लीड्स टू salinity ऑफ द सॉइल, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो अपने हिसाब से फार्मर अगर उसके अकाउंट में सीधा सीधा पैसा डाल दिया जाए तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट करेगा। सो दिस overall increases the options for the farmer. It gives choice to the beneficiary to invest as per the needs of the soil. It will avoid leakage of the fund. आपको पता है जो मौजूदा तरीके हैं फर्टिलाइज़र को सस्ते दामों पे प्रोवाइड कराने का या इरिगेशन को सस्ते दामों पे प्रोवाइड कराने का, इसमें कैसा है कि बहुत बार बहुत सारा डिस्टॉर्शन होता है। फार्मर जो हैं वो यूरिया लेते हैं सस्ते दामों पे और जाकर के इंडस्ट्रीज़ को बेच देते हैं वही यूरिया महंगे दामों पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को भी कभी दफ़ा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जो यूरिया से मिलता है, लेकिन इंडस्ट्रीज अगर खुद यूरिया खरीदने जाए या नाइट्रोजन खरीदने जाए तो उनको महंगा पड़ेगा। तो ये सब कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्टॉर्शन होता है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच स्कीम्स। तो डाइवर्जन ऑफ यूरिया इज़ वन मेजर इशू। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज भी एक प्रॉब्लम है। जब सस्ते दामों पे सरकार प्रोवाइड कराती है इरिगेशन फैसिलिटी या पावर फैसिलिटी या फिर फर्टिलाइज़र, तो जो फार्मर्स हैं उनको उन सारे रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू समझ नहीं आता है और उसका वो मिसयूज भी करते हैं। आपको अगर सस्ते दामों पे पेट्रोल डीजल प्रोवाइड कराया जाए तो फिर आप उसका मिसयूज करते हैं, राइट। पहले यही होता था, पेट्रोल या डीजल पे सब्सिडी मिलती थी तो लोग
उसका मिसयूज करते थे, बेवजह का भी इंजन ऑन करके फ्यूल जला रहे हैं, हॉन्किंग कर रहे हैं। लेकिन अब जब सरकार ने पेट्रोल या डीजल पर सब्सिडी हटा दी है तो पीपल हैव बिकम न मोर रेस्पॉन्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ सच रिसोर्सेज। तो ये फर्टिलाइज़र के लिए भी होगा, वाटर के लिए भी होगा। जब उस पर सब्सिडी हटा करके सीधा सीधा सर अकाउंट में पैसा आएगा तो अब फार्मर सोचेगा कि अकाउंट में पैसा आया है, अब जितना ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइज़र खरीदो, जितना ज़रूरत है उतना ही इरिगेशन का इस्तेमाल करो। उसके अलावा सरकार के ऊपर से भी बर्डन कम होगा, क्योंकि सरकार को कैसा होता है, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट अभी बियर करना पड़ता है इन द करेंट सिस्टम। ये कैसे होता है ज़रा समझिए। तो आपको अगर एमएसपी सिस्टम को समझना है तो एमएसपी को आपको पीडीएस, जिसको आप राशन की दुकान कहते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके साथ जोड़ करके देखना होगा, तभी जाकर के आप एमएसपी एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो समझ पाएंगे। देखिए, एक फार्मर है, ये लोकल मंडी में गया और उसने अपना जो फूड क्रॉप है वो लोकल मंडी में एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेच दिया उसने अपना क्रॉप एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये एफसीआई इस क्रॉप को लेकर के करेगा क्या, तो आपको पूरा साइकिल समझना होगा। एफसीआई फिर इसको स्टॉक होल्डिंग करता है या स्टॉक करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है अलग अलग स्टेट्स में टू देयर पीडीएस शॉप्स या राशन शॉप, जहाँ से फिर लोगों को सब्सिडाइज रेट पे, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ये सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन दिया जाता है। उसके अलावा ये जो स्टॉक है जो एफसीआई ने बनाया रखा है ऑफ द फूड ग्रेन, उसको अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत, मिड डे मील स्कीम हो गया या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, उसके अंतर्गत अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है, स्कूल वगैरह में, ताकि ये क्रॉप जो फूड ग्रेन है उसका बेनिफिट इंटेंडेड बेनिफिशरीज को मिल पाए। तो बेसिकली एमएसपी एंड दिस पीडीएस एक्ट्स इन टैंडम। लेकिन ये तो तभी होगा ना जब एफसीआई को स्टोरेज करना होगा, फिर सरकार को ट्रांसपोर्ट कराना होगा अलग अलग जगहों पे। तो ये सब जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा अगर डीबीटी लाया गया तो। कैसे, जरा समझिए। आप पहले ये देख लीजिए कैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा डीबीटी लाने से सच प्रॉब्लम्स। ये ज़रा देखिए, अभी तो ये इशू है, ये प्रोविज़न फॉलो किया जाता है। फार्मर गया एमएसपी पे बेच गया अपने क्रॉप को टू एफसीआई इन द मंडी, स्टॉक होल्डिंग की और पीडीएस शॉप पे पहुंचाया गया, राइट। अभी कैसा है, फार्मर जाकर के अपना क्रॉप सीधा सीधा ओपन मार्केट में बेचा है। मान लीजिए कि सरकार ने 50 रुपये अनाउंस किए थे इसके क्रॉप के लिए एमएसपी, लेकिन ओपन मार्केट में इसको अपने क्रॉप के लिए सही प्राइस नहीं मिला। ओपन मार्केट में इसको अपने क्रॉप के लिए मिला बस 30 रुपये, यानी कि 20 रुपये इसको कम मिला अपने क्रॉप पे, ठीक है। यहाँ पीडीएस वाले लोग हैं, ये भी जाकर के ओपन मार्केट से सीधा सीधा फूड ग्रेन खरीदे। अब ओपन मार्केट में यही फूड ग्रेन इनको 50 रुपये में मिल रहा है, जबकि सरकार ने अलग अलग स्कीम में वादा किया था कि आपको ये फूड ग्रेन हम लोग 1 रुपये में अवेलेबल कराएंगे, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में होता है, राइट। तो इन सब लोगों के जेब से 49 रुपीज़ एक्स्ट्रा गया। 50 रुपये में इनको ख़रीदना पड़ा मार्केट से, जबकि सरकार ने कहा था 1 रुपये में देंगे, तो 49 रुपीज़ एक्स्ट्रा गया। इस फार्मर को यहाँ 20 रुपये कम मिला। अब सरकार क्या कर सकती है, इनके अकाउंट में सीधा सीधा 49 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकती है, इस फार्मर के अकाउंट में सीधा सीधा 20 रुपये ट्रांसफ़र कर सकती है। तो मुद्दा यह है कि डीबीटी का प्रॉब्लम, डीबीटी का अगर अप्रोच लाया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अगर हमने सिस्टम लिया, तो स्टॉक होल्डिंग करने का जो प्रॉब्लम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का और ट्रांसपोर्ट कराने का जो कॉस्ट है सरकार का, वो बचाया जा सकता है। सो आई होप नाउ दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लाया गया, डायरेक्ट फार्म सब्सिडी दिया गया, तो इट विल रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट। और भी कई सारे फ़ायदे हैं अगर डीबीटी ला दिया गया तो ज़रा समझिए, जो मौजूदा सिस्टम है एमएसपी का और पीडीएस का, उससे एक्स्ट्रा और क्या क्या चैलेंजेस निकल करके आते हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से रिजॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए, फार्मर्स से फूड ग्रेन खरीदता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एट एमएसपी, लेकिन रियलिटी में देखिए एमएसपी तो वैसे 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में एमएसपी इफेक्टिवली वर्क्स ओनली फॉर राइस एंड वीट। ये जो एफसीआई गोडाउन है या यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास राइस और वीट खरीदने के लिए ही प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल होता है, क्योंकि कोई भी ग्रेन तो खरीदा नहीं जा सकता डायरेक्टली ना, उसका ग्रेडिंग करना होगा, सर्वेइंग करना होगा। तो राइस और वीट की ग्रेडिंग या सर्वेइंग के लिए प्रॉपर सिस्टम होता है, इसलिए इफेक्टिवली एमएसपी वर्क्स ऑन राइस एंड वीट।
तो फार्मर्स क्या है, वो राइस और वीट उगाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईजिली ये क्रॉप एमएसपी पे बिक जाएगा एट एफसीआई सेंटर्स। अभी जो डेवलप्ड रीजन्स के फार्मर हैं जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वहाँ के फार्मर्स भी राइस और वीट उगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि एमएसपी पे ईजिली ये क्रॉप्स बिक जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वीट तो उगता है नेचुरली, राइस नहीं उगना चाहिए, क्योंकि राइस के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए और इतनी बारिश होती नहीं है इन रीजन्स में। तो यहाँ पे फिर ये लोग राइस उगाने के लिए अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर करते हैं, क्योंकि राइस के लिए नेचुरली जो वाटर चाहिए वहाँ पे रेनफॉल के तौर पे मिलता नहीं है। सो दिस लीड्स टू फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एमएसपी और पीडीएस सिस्टम के कॉम्बिनेशन से आने वाली और समस्याएं हम देख रहे हैं। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय फार्मर्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम देखिए, अभी एमएसपी पे भारत सरकार ने नो डिनायल पॉलिसी अडॉप्ट कर रखा है, मतलब मना नहीं कर सकते, फार्मर जितना क्रॉप बेचना चाहता है एफसीआई को सब खरीदना ही होगा। अब भारत सरकार को ऑन एन एवरेज 3 लाख करोड़ तक का सब्सिडी देना पड़ा है इन द ईयर 2020 या 21 थ्रू एमएसपी। फार्मर्स लाते हैं, चुपचाप से अपना क्रॉप बेच देते हैं सीधा सीधा एफसीआई गोडाउन में, और सब खरीदना होता है, तो 3 लाख करोड़ का सब्सिडी देना पड़ा है। इतना सारा फूड क्रॉप खरीद रखा है एफसीआई ने फार्मर से, क्योंकि डिनाई नहीं कर सकते, नो लिमिट। अब प्रॉब्लम क्या है कि एफसीआई के पास इतना बेहतर स्टोरेज फैसिलिटी तो है नहीं। अब ये जो ग्रेन खरीदते हैं फार्मर से, वो उनको स्टोर करके रखना होता है इन ओपन एरिया, क्योंकि दे डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी टू स्टोर दिस फूड ग्रेन्स इन साइंटिफिक मैनर, एंड दैट लीड्स टू फूड वेस्टेज एज वेल। तो चूहे खा रहे हैं। एक तरफ हमारा देश जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़, यानी कि हंगर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दूसरे तरफ एफसीआई गोडाउन में रखे रखे फूड ग्रेन सड़ रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन करना इतना आसान नहीं है ना। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में वक्त लगता है, यहाँ पे एफसीआई में स्टोर कर रहा है वो आपने, अब उससे ट्रांसपोर्ट करने में वक्त लगता है, तो बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन से पहले ही ये ग्रेन्स ख़राब हो जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, रोडेंट्स खा जाते हैं। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। और फिर तीसरे स्टेज पे प्रॉब्लम देखिए, पीडीएस शॉप्स में जब फूड ग्रेन पहुंचता है तो यहाँ का जो दुकानदार है वो बहुत बार करप्शन कर देता है। इसी फूड ग्रेन को वो मार्केट में जा कर के बेच आता है मार्केट प्राइस पे। ऊपर से आया ये फूड ग्रेन एफसीआई से कि लोगों को अवेलेबल कराना है 1 रुपये पर केजी पे, बट इस दुकानदार को पता है कि ये ग्रेन तो मार्केट में बिक जाएगा 30 रुपये 40 रुपये पर केजी पे, तो वो मार्केट में बेच आता है। सो दैट लीड्स टू करप्शन एट पीडीएस शॉप, और दैट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ हंगर। और हंगर के अलावा इट ऑल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर एज वेल। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एमएसपी पे मेनली क्या प्रोक्योर हो रहा है, राइस एंड वीट, और ये राइस एंड वीट इफेक्टिवली फिर मिलता है पीडीएस शॉप पे। तो पीडीएस शॉप पे इफेक्टिवली सरकार की तरफ से राइस और वीट ही मिलते हैं, और राइस और वीट से बहुत ज़्यादा प्रोटीन या बाकी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो मिलते नहीं हैं। तो दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर। हिडन हंगर कैसा है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा लें तो ऊपर से तो आपको एनर्जी लगती है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है हिडन हंगर। और सिर्फ राइस और वीट खाने से हिडन हंगर का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे देश में एमएसपी में इफेक्टिवली राइस और वीट बढ़ता है गरीबों को थ्रू पीडीएस शॉप, एंड दैट इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर एज वेल, लैक ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इन सब को रिजॉल्व किया जा सकता है अगर सरकार ने ये एमएसपी और पीडीएस का जो सिस्टम है, जो कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, जो एक तरीके का इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी है, उसको रिप्लेस कर दिया विद डायरेक्ट फार्म सब्सिडी। तो पीएम किसान तो चला ही रहे, उसके अलावा ये सारे सिस्टम्स के लिए आप सरकार ने प्रोक्योर करना या ट्रांसपोर्ट करना छोड़ करके लोगों को कहे कि आप अपना फूड क्रॉप मार्केट में बेचिए, खरीदने वाले से कहे कि आप अपना फूड क्रॉप मार्केट से खरीदिए, और जो डिफरेंस होता है गरीबों को अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इससे बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। और एक और मेजर समस्या जिससे बचा जा सकता है अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर फार्म सब्सिडी अडॉप्ट कर ले, तो वो है द इशू ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज एट WTO। तो जिन स्टूडेंट्स को भी मैंने नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास में पढ़ा रखा है WTO, वहाँ पे आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा कि WTO में
एग्रीकल्चर में दिए जाने वाले सब्सिडीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ को माना गया है कि दे आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ये WTO से रिलेटेड जो ये सब्सिडी वाला इशू है, ये डिटेल में मैंने एक न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ है, वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना आपको पता होगा, ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि WTO के अंदर सब्सिडीज़ को कैटेगराइज किया गया है एज ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी एंड एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स को अलाउ किया गया है, इनको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं माना गया, जबकि एम्बर बॉक्स सब्सिडी को ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना गया है। और जो MSP वाला सब्सिडी है, जो एक तरीके का इनडायरेक्ट सब्सिडी है, इट कम्स अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडी। सो इस पर लिमिटेशंस लगाने हैं भारत सरकार को। लेकिन वहीं जो DBT की अगर सब्सिडी दी जाए, जैसे कि PM किसान वगैरह है, या ये सब्सिडी की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस MSP के जगह पे सीधा सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी विच इज़ नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एज पर WTO। और इस कारण से फिर WTO में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना होगा अगर हम अपने सारे के सारे इनडायरेक्ट सब्सिडी को धीरे धीरे डायरेक्ट सब्सिडी में कन्वर्ट कर दें। तो सीधी सी बात है, क्या एडवांटेजेस हैं DBT के इन फार्म सब्सिडी? कई सारे एडवांटेजेस तो मैंने पहले गिनाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, फार्मर्स के लिए ऑप्शंस क्रिएट करेगा। और 2 एडवांटेज अभी हमने देखे, और इट प्रिवेंट ऑल द नेगेटिव्स एसोसिएटेड विद MSP एंड PDA, जैसे कि राइज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हिडन हंगर, फूड वेस्टेज एट FCI गो डाउन, अनसस्टेनेबल फूड सब्सिडी का खर्च भारत सरकार पे लगभग 3 लाख करोड़, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सीन इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और दूसरा फ़ायदा, अगर हम DBT ले आते हैं इन फार्म सब्सिडी, देन इट इज़ इन लाइन विद द WTO एक्सपेक्टेशंस ऑन फार्म सब्सिडी। तो क्या DBT के सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं? फार्म सब्सिडी के लिए सिर्फ अगर हम DBT ले आते हैं तो सिर्फ फ़ायदा ही है? अगर ऐसा है तब तो सीधा सीधा उस पर जंप कर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कुछ निगेटिव्स भी हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के, जिसको हमें देखना होगा। निगेटिव्स एसोसिएटेड विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन फार्म सब्सिडी। सबसे पहला निगेटिव है लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस। देखिए, कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी अपनी खुद की खेतें ही नहीं हैं, ज़मीन है ही नहीं, लैंडलेस फार्मर, जिसको टेनेट फार्मर्स भी कहते हैं आप, टेनेट फार्मर जो दूसरों की खेतों पे जाकर के काम करते हैं। अब वो फार्मर्स के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता इस बात को साबित करने के लिए कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल PM किसान स्कीम में भी आपने देखा कि आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, तभी जा कर के फार्मर्स को 6,000 रुपये मिलेंगे आज एग्रीकल्चर सब्सिडी। लेकिन वो फार्मर्स जो लैंडलेस हैं, टेनेंट फार्मिंग करते हैं, दूसरों के यहाँ खेत ज़मीन भाड़े पे लेकर के खेती करते हैं, उनका तो फिर उनको इस तरह के बेनिफिट मिलेंगे नहीं। सो दिस इज़ हाउ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको हर तरह के बेनिफिशियरीज़ को इंक्लूड कर पाना थोड़ा प्रॉब्लम है। डाइवर्जन ऑफ फंड का इशू है। फार्मर्स के अकाउंट में पैसा आया खेती करने के लिए, इस बात की क्या गारंटी है कि उस पैसे से वो शराब नहीं पी जाएगा या फिर कुछ और अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं करेगा। उस केस में फार्मर अगर उसके अकाउंट में सीधा सीधा अपने पैसा देना शुरू कर दिया और वो उसको वेस्ट करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, तो फार्मर को तो नुकसान होगा ही होगा, पूरे देश में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा सीधा सीधा फार्मर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा देने से, लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। और चौथा प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DBT इन फार्म सब्सिडी। रूरल एरिया में इतना बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं है, सबका अगर अकाउंट भी खोल दिया, अगर आपने अकाउंट में पैसा डाल भी दिया, तब भी किसान को पैसा निकालने के लिए शहरों में जाना होगा, क्योंकि रूरल एरियाज़ में उतने ATM या बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। सो लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ अनदर प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DBT इन फार्म सब्सिडी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। वहाँ पे आप कंक्लूजन में ऐसा लिख सकते हैं कि केलकर कमेटी बनाई गई थी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। उसने कहा था कि लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सिडी सब खत्म कर देना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड लुक फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए रादर देन गिविंग एनी काइंड ऑफ सब्सिडी। तो ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। और ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about International Year of Millets 2023 and this topic is important from our syllabus GS paper 3 agriculture issues point of view। सबसे पहले मिलेट्स के बारे में समझते हैं। देखिए, छोटे छोटे ग्रेन्स वाला ये क्रॉप होता है, स्मॉल सीडेड ग्रासेस, और अलग अलग वैरायटी में आता है और इसका इस्तेमाल इंसानों
द्वारा भी किया जाता है खाने के लिए, आज सीरियल क्रॉप, या फिर जानवरों के फॉडर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है मिलेट को। अगर मिलेट की बात की जाए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी देखी जाए, तो मिलेट इज़ अमंग्स द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, और इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी मिलेट्स प्रोड्यूस करते थे और कंज्यूम करते थे। तो ये सब मिलेट्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मिलेट्स को लेकर के कई सारे बेनिफिट्स हैं और इसी कारण से मिलेट को सुपर फूड कहा जाता है, मिराकुलस फूड कहा जाता है। इट इज़ रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड विटामिन, अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छा है, डायबिटीज़, कार्ड, ओबेसिटी, लीवर डिजीज़ के लिए अच्छा है। तो ये तो हो गया हमारे हेल्थ बेनिफिट्स, गुड फॉर कंज्यूमर। इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, शॉर्ट साइकिल है प्रोडक्शन का, यानी कि आराम से जल्दी जल्दी उग जाता है। और फार्मर्स के लिए भी अच्छा है, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स, क्योंकि सस्ते, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। उसके अलावा पेस्ट या बाकी डिजीज़ से जल्दी इन्फेक्ट नहीं होता है मिलेट का क्रॉप। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि मिलेट इज़ अ सुपर फूड, एट द सेम टाइम इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रॉप फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अलग अलग क्वालिटीज़ में आते हैं मिलेट। देश में बात की जाए तो मिलेट का एक टाइप है बाजरा, जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, लगभग 7.75 मिलियन हेक्टेयर में उगाया जाता है और ओवरऑल प्रोडक्शन लगभग 10.86 मिलियन टन्स। अगर मिलेट के क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की जाए तो एक खारिफ क्रॉप है, लेकिन मिलेट की खासियत ये है कि इसका ग्रोइंग सीजन कम रहता है, 70 से 100 दिनों तक का, विच इज़ लेस एज कम्पेयर टू पैडी एंड वीट, जिनको लगभग 120 से 150 दिन लगते हैं। तो जल्दी जल्दी उग जाता है, तो कभी कभार तो 2 सीजन्स भी कर दिए जाते हैं, 2 क्रॉप भी लगा दिया जाता है एक ही सीजन में। दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ मिलेट। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, इसलिए किसी साल अगर मानसून फेलियर भी हो जाता है तो भी मिलेट आराम से उगाया जा सकता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो रेनफेड एरियाज़ में भी मिलेट उगाया जा सकता, आई एम सो सॉरी, जो एरिड एरियाज़ हैं या सिर्फ रेनफेड एरियाज़ हैं जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी ठीक तरीके से डेवलप नहीं है, वहाँ पे भी आराम से मिलेट उगाया जा सकता है। मिलेट कैन बी ग्रोन इवन इन पुअर सॉइल ऑफ इंडिया, तो हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है, राइट। मिलेट प्रोडक्शन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज़ लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का लगभग 20% मिलेट हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। हमारे बाद नाइजर या चाइना मिलेट प्रोड्यूस करने में आगे हैं। अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट, क्यों मिलेट के बारे में हम इतना चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि साल 2023 आने वाला जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा बाय यूनाइटेड नेशंस, और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय इंडिया इटसेल्फ। तो हमने प्रपोज किया है कंसिडरिंग द हेल्थ बेनिफिट ऑफ मिलेट्स यूनाइटेड नेशन को, और यूनाइटेड नेशन ने इस प्रपोजल को मान लिया है। इंडिया में और भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिलेट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये सुपर फूड है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। 2018 में इंडिया ने ऑलरेडी मनाया हुआ है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अब हम प्रपोज करा करके इसको मना रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट पे लगातार भारत सरकार ने MSP बढ़ाया हुआ है। जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी वहाँ पे इंडिया ने प्रपोज किया कि हर साल मिलेट फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जाए SCO की तरफ से। हाल फिलहाल में भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है नाफेड के साथ टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। स्टेट लेवल पे भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे उड़ीसा ने मिलेट मिशन स्टार्ट किया है, केरला सरकार ने एक मिलेट विलेज स्कीम डेवलप किया है। असम सरकार के बारे में तो आपको अच्छे से याद रखना अगर आप APSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी पढ़ाया है। 7 साल का असम मिलेट मिशन स्टार्ट किया असम सरकार ने इसी साल, जिसमें फोकस होगा मिलेट प्रोडक्शन को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करने पे और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ाने पे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रैगिंग केस इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। रैगिंग पे अगर कभी भी कोई केस स्टडी आ जाए तो आप यहाँ पे जो आइडियाज़ मैंने डिस्कस किए हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है रैगिंग, एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सो एक निगेटिव या हार्मफुल फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, नॉर्मली कॉलेजेस में होता है या स्कूल में भी हो सकता है। तो एक इंसल्टिंग या ह्यूमिलिएटिंग फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन है विच इंक्लूड्स सेक्सुअल, सरकास्टिक और इवन फिजिकल हरासमेंट। अभी रैगिंग को रोकने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। कुछ याद रखना होगा आपको रैगिंग पे अगर सवाल आ जाए तो। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है राघवन कमेटी ऑन रैगिंग। राघवन कमेटी ऑन रैगिंग बनाई गई थी 2007 में कि कैसे रैगिंग को रोका जाए। उस पर राघवन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि अगर कोई भी बच्चा कंप्लेन करता है कि उसके खिलाफ रैगिंग हुई है तो फिर जिनके खिलाफ कंप्लेन किया गया है अब उनको साबित करना होगा कि उन्होंने रैगिंग नहीं की है। तो बेसिकली राघवन कमेटी ने एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने को प्रपोज किया वेयर द परपेट्रेटर विल हैव टू प्रूव दैट दे आर नॉट गिल्टी, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर रैगिंग विक्टिम्स, एंटी रैगिंग सेल्स एट सेंट्रल स्टेट कॉलेज लेवल, एनसीईआरटी और स्कूल लेवल के जो स्टेट लेवल के जो स्कूल बुक्स हैं उनमें रैगिंग पे चैप्टर इंक्लूड करने के लिए राघवन कमेटी ने रेकमेंड किया। रैगिंग पे कभी सवाल आ जाए तो एक आधा इस तरह के डेटा अगर आप याद रखें कि 25% ऑफ लॉस ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन कुड बी एसोसिएटेड विथ रैगिंग। एक दो डेटा, सब तो याद नहीं कर सकते, तो इट विल हेल्प यू। अब रैगिंग पे जब बात चली रही है तो आपको जानना चाहिए अबाउट अमन कचरू केस। तो अमन कचरू वाज अ फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट इन हिमाचल प्रदेश। In 2009, he was beaten to death by his third year senior students who were drunk at the time of that ragging. तो रैगिंग कर रहे थे, शराब पिए हुए थे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, एंड अमन कचरू वाज बीटन टू डेथ। उसके बाद जो सीनियर्स थे उनके खिलाफ केस तो चलाया गया लेकिन मर्डर का केस नहीं चलाया गया। तो आईपीसी 304 के अंतर्गत 304 के अंतर्गत केस चलाया गया जिसमें उनको 4 साल की सज़ा हुई और इनफैक्ट वो पूरी सज़ा से 7 महीने पहले ही छूट गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड बिहेवियर। तो अमन कचरू केस के बाद बहुत ज़्यादा मीडिया में क्रिटिसिज्म हुआ और रैगिंग को लेकर के दबाव बनाना शुरू किया गया भारत सरकार के ऊपर कि आप और स्ट्रिक्ट कानून लेकर के आइए। और फिर यूजीसी ने, जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, उसने एक कुछ इंस्ट्रक्शंस रिलीज़ किए ऑन रैगिंग और उस इंस्ट्रक्शन का नाम है द मेनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें उन्होंने यूजीसी ने रेकमेंड किया कि हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड होना चाहिए। जो फ्रेशर्स हैं उनका अलग हॉस्टल होना चाहिए। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करा देना है अगर रैगिंग का कोई भी इशू सामने आता है तो। और हर एक स्टूडेंट और उनके माँ बाप को एक एफिडेविट साइन करके देना है कि उनके बच्चे या वो स्टूडेंट खुद कभी रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये सब यूजीसी के रेगुलेशंस हैं आफ्टर अमन कचरू केस। तो अमन कचरू नाम याद रखिएगा केस, अगर कभी भी रैगिंग पे सवाल आ जाए तो। करंट इशू क्या है, क्यों हम रैगिंग के बारे में पढ़ रहे हैं? तो हमारे असम में भी एक रैगिंग से रिलेटेड एक हीनस केस सामने निकल करके आया है जहाँ पे आनंद शर्मा नाम के कॉमर्स स्टूडेंट को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में उनकी रैगिंग की गई और काफ़ी ब्रूटल तरीके से रैगिंग की गई। वो इतना ज़्यादा घबरा गए कि वो सेकंड फ्लोर से कूद गए। लकीली ही सर्वाइव्ड, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई है। तो रैगिंग के इस केस के बाद डिब्रूगढ़ पुलिस ने लगभग 4 या 5 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो इसी कारण से हम रैगिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा साहब ने भी ट्वीट करके कहा है, से नो टू रैगिंग। The next article is about small modular reactors and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। देखिए, सबसे पहले समझते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में, फिर देखेंगे इसका कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, वैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली इस तरह के होते हैं जिनको हम लोग कन्वेंशनल रिएक्टर्स कहते हैं। दे आर लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स। उनकी कैपेसिटी 700 मेगावाट या उससे ज़्यादा होती है। दीज आर कन्वेंशनल लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो नॉर्मली हम हर जगह हमारे दुनिया भर में बने हुए हैं। लेकिन आजकल फिर नई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें लगभग 300 मेगावाट तक की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का फ़ायदा ये है, वैसे तो एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी सिंपल है और सेफ़ है। यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं बनाए जा सकते वहाँ पे भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स सेटअप किए जा सकते हैं। इसकी एक और खासियत है, चूँकि इसका साइज छोटा है तो इसको ऑफ साइट कहीं और बना करके इस रिएक्टर को जा करके फिर साइट पे इंस्टॉल किया जा सकता है, जबकि नॉर्मली जो बड़े रिएक्टर्स होते हैं उनको उसी साइट पे डेवलप किया जाता है, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी आता है और लोकल लोगों को परेशानी भी होती है। तो मुद्दा ये है कि जो छोटे छोटे जगह हैं वहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाए जा सकते हैं।
और ये न्यूज़ में इसलिए आया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्योंकि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि नाउ इंडिया इज़ टेकिंग स्टेप्स इन डायरेक्शन ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अभी तक हमारे देश में एक भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है नहीं। तो अब देखिए, सीधा सीधा सवाल तो मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूँ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे। हो सकता है पीटी में आपसे पूछ ले कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का कितना कैपेसिटी होता है, लेकिन मेंस में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग येट कभी भी मेंस में सवाल आए कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो इंडिया ने कमिटमेंट किए हैं, पंचामृत कमिटमेंट या INDC एट पेरिस क्लाइमेट डील, उस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को अटेन करने के लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं हाल फिलहाल में, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स प्रमोट किए जा रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, विच इज़ वन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ क्लीन ट्रांजिशन टुवर्ड्स एनर्जी। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। MG नरेगा में ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड कैन बी बेनिफिशियरी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। टिपाई मुगदाम इज बीइंग बिल्ट ऑन बराक रिवर एंड सेकेंड Assam Sahitya Sabha was presided by Chandradhar Barua ji. So correct answer is option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.